नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। एक चीज़ मुझे समझ में आई है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको दो चीज़ें करनी होंगी। एक तो आपको कुछ पैसे कमाने होंगे, उसमें से पैसे बचाने होंगे और एक मोटा अमाउंट इकट्ठा करना होगा। जैसे अगर आपको कोई कार ख़रीदनी है तो आजकल तो सिंपल छोटी सी कार, मतलब मारुति जैसी कार भी लाखों में आती है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख। अच्छी कार चाहिए तो 10 लाख के ऊपर आती है। बहुत अच्छी कार चाहिए तो 20 25 50 लाख की भी कार आती है। तो एक कार ख़रीदना है, एक घर ख़रीदना है तो आपके पास एक मोटा पैसा होना चाहिए, नहीं तो आपको लोन लेना पड़ेगा और वो अपने आप में बहुत ख़तरनाक है। ऐसे ही अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको पैसा चाहिए, चाहे अपना पैसा हो चाहे किसी और का हो। और जब तक आपके पास अपना पैसा नहीं है तो आपको मार्केट को चाहे थोड़े से पैसे से स्टडी करिए, मतलब आप थियरी पढ़िए जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ मार्केट को समझने की कोशिश करिए। जब मैं कहता हूँ मार्केट तो डरिए मत, कोई भी एक कंपनी को पकड़ लीजिए, उसका स्टॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, क्या रेट है, न्यूज़ क्या आ रही है, उसके एक ऐसे समझिए जैसे एक इंसान को आप स्टडी कर रहे हैं। जैसे आप लोग फिल्म स्टार्स को स्टडी करते हैं, हम लोग पॉलिटिशियंस को खबर पढ़ते हैं। बट फ़र्क ये है कि आप एक सेलिब्रिटी को नंबर नहीं दे सकते कि वो 10 साल में इतना ग्रो कर गया, लेकिन आप एक स्टॉक मार्केट में कंपनी को नंबर दे सकते हैं, मतलब वो प्राइस है। लेकिन आपके पास ढेर सारा पैसा होने के बावजूद भी आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते अगर आप सीखने को तैयार नहीं हैं, पढ़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि स्टॉक मार्केट इतना एडिक्टिव है, इतना नशीला चीज़ है कि आपको बार बार कुछ करने का मन करेगा। जैसे आपने कहा कि मेरा तो इतना बढ़ गया, मैं बेच दूँ। आपने हंसी हंसी में कहा, लेकिन ये सच में ऐसा होता है। जब आपने खाना बना लिया तो लगता है खा लूँ। एक माइंड और बॉडी में एक खुजली होती है, कर लें। उस खुजली से आपको बचना होगा। और इसीलिए मेरे हिसाब से जो लोग भी इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं, दे शुड बी विलिंग टू स्टडी। तो हम ये पढ़ने के बाद मैंने ये स्टार्ट कर दिया है। मैं सोच रहा था पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा पता नहीं, लेकिन मैं पढ़ूंगा। इसके बारे में पुलक प्रसाद बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस बुक, इन्वेस्टमेंट बुक इन द वर्ल्ड। वॉरेन बफेट ने इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है। और मैंने देखा इस बुक में पहले चैप्टर लिखा है, उसके बाद उस चैप्टर पे कमेंट्रीज़ लिखे हैं किसी और ने। तो ये मैं अमीर बनने के लिए भले इस बुक की नॉलेज को मैं पूरी तरह से लागू नहीं कर पाऊँ, लेकिन अगर पढ़ता रहूँगा तो मैं स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड रहूँगा, नंबर 1। और नंबर 2, जो मुझे खुजली हो रही है कुछ करने की, सुबह 10 बजे मार्केट खुलता है ना, 9:30 बजे, और बंद होता है 4:30 3:30। तो उस बीच में मैं स्टॉक मार्केट में कुछ ना करूँ, उसके लिए मुझे ये पढ़ना है। अच्छा, मान लीजिए इसके बजाय मैं कोई और बुक पढ़ूँ, स्पिरिचुअल बुक पढ़ूँ, कोई नॉवल पढ़ूँ, फिर क्या होगा? मेरा इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा। जिस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ूँगा तो इंटरेस्ट ख़त्म। तो आज के वीडियो का नाम है द एवोल्यूशन ऑफ इवॉल्वेबिलिटी। द एवोल्यूशन ऑफ इवॉल्वेबिलिटी। और ये है उस चैप्टर का नाम जो है पैराडॉक्स ऑफ मैकेंजी एंड सी अर्चिन्स। कुछ याद है कि चैप्टर क्या बता रहा है? भूल गया ना? नहीं, मुश्किल। हाँ, जो सी हमने, मुझे केवल इतना याद है कि 2 टाइप के सी अर्चिन थे और दोनों में, मतलब दोनों दिखते एक जैसे हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग स्पीशीज है दोनों। देखिए, फर्स्ट चैप्टर था हमारा बी द बम्बल बी। उसमें इन्वेस्टमेंट का क्या नॉलेज मिला आपको बी द बम्बल बी में, कि इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं? बम्बल बी की तरह बनना है। वेरी गुड, कि टाइप 1 एरर नहीं करना। सेकेंड चैप्टर था साइबेरियन सोल्यूशन। उसमें क्या आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला? कोई एक चीज़ लेके चलो, ROC, और उससे आपकी अच्छी कंपनीज मिल जाएंगी, ढेर सारी। अब इस चैप्टर का नाम है पैराडॉक्स ऑफ मैकेंजी एंड सी अर्चिन्स। अब क्या नॉलेज मिला इसमें आपको? तो ये पता चला है कि थोड़ा हिंट देना शुरू कर दिया इन्होंने। हाँ,
याद आ गया, अभी तक हमें ये पता चला है कि आप मतलब फाइनेंस में नहीं, लेकिन जो एवोल्यूशन है वो शुरू मतलब कुछ ऐसी ट्रेड्स आपके अंदर डालने लगती है जो तुरंत फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आगे जा कर के उसका बहुत मेजर रोल है। गुड 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 गुड, वेरी गुड। देखिए जब लोग आप लोग यहाँ आए ना, शिरीष तो काफ़ी टाइम पहले आ गया था, उसके बाद आप आए, फिर आप आई, और आप लोग चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी मेरी क्लासेस में बैठना शुरू कर दिया, ज़ेनोगा सीखा। और भी कौन कौन सी बुक्स पढ़ी आपने हमारे साथ? ज़ेनोगा पढ़ा था, ज़ेनोगा, साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ा, पतंजलि पढ़ रहे हैं, थिंक अगेन, साईं बाबा, हिडन टैलेंट, आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। अब ये सारी की सारी चीज़ें ऑन सरफेस किसी काम की नहीं है आपके लिए, क्योंकि इससे आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, आपके दिमाग में नॉलेज रहेगा, बल्कि खतरा है नंबर तो मिले स्कूल में नंबर मिले, ठीक है, बट आपको ये भी हो सकता है कि मैं बचपन में जब ओशो की किताब पढ़ता तो मैं बड़ा घमंडी हो गया था, लोगों को शो ऑफ किया करता था, लड़की पटाने के लिए यूज़ करता था, जैसे हमारे भाई साहब आजकल गए हैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास। तो बट ये चीज़ प्रतीक, हाँ ये चीज़ आज की क्लास का हिस्सा है कि अगर कोई अच्छी कंपनी होती है तो वो कुछ ऐसी हरकतें करती है जो ऊपर ऊपर में आपको लगेगा यूज़लेस है। जैसे अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो उसका क्या यूज़ है, तुरंत पैसा कमाने में क्या यूज़ है? मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, कार में बैठा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ। बल्कि हमारे तो ताऊ जी के बेटे, मेरे कज़न हंस रहे थे इसके ऊपर, मेरे ऊपर भी, इसके ऊपर भी, हाँ बुक पढ़ रहे हैं, कुछ काम धाम नहीं है क्या? उनका से भी क्या रहता है, मिल गया होगा अट्रैक्शन, तो पूछ लिया मैं किताब कौन सी पढ़े हो, अरे वाह। ये लो। तो ऐसे ही कंपनीज़ भी कुछ कुछ करती रहती हैं जो शुरू में आपको नहीं पता चलेगा कि वो काम का है कि नहीं, कंपनीज़। और इसके साथ साथ नेचर भी, ये ब्रह्मांड भी स्पीसीज़ को ज़िंदा रखने के लिए कई हज़ारों करोड़ों सालों के लिए कुछ कुछ करता रहता है, और वो शुरू में आपको नहीं पता चलता कि वो काम का है कि नहीं। तो देखिए एवोल्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ, मतलब ज़िंदगी कैसे इस दुनिया में अपने आप को मजबूत बनाती है। दिस गेट्स अस टू द पैराडॉक्स 1 मेंशन्ड एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। सॉरी, आई मेंशन्ड पैराडॉक्स, अच्छा हाँ सॉरी 1 लिख रहा हूँ मैं। तो अब हम लोग पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं जो मैंने इस चैप्टर में बताया था। गिवन मल्टीपल लेवल्स ऑफ रोबस्टनेस, हाउ इन द वर्ल्ड डू स्पीसीज इवॉल्व। इतने लेवल्स ऑफ रोबस्टनेस हैं तो आखिर इस दुनिया में स्पीसीज इवॉल्व कैसे होती हैं? शुड दे नॉट स्टे फिक्स्ड? व्हाट प्रोपेल्ड बैक्टीरियाज टू बिकम बोनोबोज? आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से जो आज से करोड़ों साल पहले छोटे छोटे बैक्टीरियाज थे उसमें से बोनोबोज निकल के आ गए? हम लोग भी ऐसे ही बैक्टीरियाज में से निकल के आए हैं। अच्छा, इसमें मैं छोटी सी बात अभी बता दूं। हम लोग अभी गए थे कोर्ट, बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, सुबह सुबह पहुँचे एकदम टाइमली, कार खड़ी की, वहाँ बैठ गए, हम लोग का वो पास बनने वाला था, तब तक से फ़ोन आया कि पहले आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लाओ। तो गए, आधार कार्ड का धूप में भाग भाग के गए, मतलब पसीने में ले आए, बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। फिर मुझे लगा कि यार ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं उसके लिए काम कौन करता होगा? कोर्ट में जाना कौन करता होगा? जो उनके पीएज होंगे या उनके लॉयर्स होंगे। बस इतना याद रखिएगा। अभी मैं इसको हो सकता है इसमें ऐड करूं, सेटअप है ये। द शॉर्ट एंड इनक्रेडिबल आंसर इज़ द रोबस्टनेस इटसेल्फ लीड टू इवॉल्वेबिलिटी। तो सवाल ये है कि कैसे एक छोटा सा अणु मतलब छोटा सा जीवाणु, अणु नहीं, अणु तो एटम होता है, छोटा सा बैक्टीरिया एक इतना बड़ा बोनोबो बन गया। उसका आंसर ये है, इनक्रेडिबल आंसर ये है, रोबस्टनेस इटसेल्फ लीड्स टू इवॉल्वेबिलिटी। जो कोई स्पीसीज़ के अंदर में रोबस्टनेस है, ताकत है, उसी में से निकल के आती है इवॉल्वेबिलिटी, मतलब नई नई चीज़ों का इवॉल्व होना, अलग अलग स्पीसीज़ आना। इससे मुझे साफ साफ दिखता है कि पापा के अंदर से हम लोग आए, मैं, गरिमा और मैं और श्रद्धा और बब्बू, हमारे में से आप लोग आए, तो पापा के अंदर से एवोल्यूशन बन के हम निकले, हमारे में से एवोल्यूशन होकर आप निकले। तो आपके अंदर में कोई नेचर ने कोई ऐसी चीज़ डाली होगी जो हमसे बेहतर है। कुछ चीज़ें मुझ में अच्छी हैं लेकिन कुछ चीज़ें मुझसे भी अच्छी होंगी,
ऐसे ही मेरे अंदर पापा से कुछ एवोल्यूशन आया होगा। तो रोबस्टनेस, आपके अंदर में कितनी रोबस्टनेस है, उसी में से इवॉल्वेबिलिटी निकल के आती है। वी नीड टू मेक अ ब्रीफ foray into the aspect of the history of molecular biology to unravel the paradox। कह रहे थोड़ा सा हमको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना होगा इस चीज़ को समझने के लिए कि कैसे नेचर में चीज़ें इवॉल्व होती हैं। In 1968, the Japanese genetist Moto Kimura proposed a neutral theory of molecular evolution। अच्छा, 1968 में एक जापानीज जेनेटिस्ट थे जिनका नाम था मोटो किमुरा, और उन्होंने एक नया थियरी बताया। उस थियरी का नाम था न्यूट्रल थियरी। क्या था श्रीश? न्यूट्रल थियरी, न्यूट्रल थियरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। किमुरा contended that most changes at the level of DNA and amino acids do not impact the function of molecule and hence the organism's ability to survive and reproduce। देखिए, अगर आपके सर पे कोई टेंशन आ गई, मतलब आराम से खेल कूद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है, नौकरी भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, अचानक से बीमारी आ गई या कोई नया प्रेशर आ गया, एग्ज़ाम आ गया, तो आपका सारा काम ठप हो जाएगा। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स और डीएनए में मॉलिक्यूल्स होते हैं और अमीनो एसिड्स होते हैं। उनको अगर कोई नया काम करना पड़ रहा है, मुश्किल काम करना पड़ रहा है, तो बाकी काम ठप हो जाएगा अगर एवोल्यूशन करना है। लेकिन किमोने ने कहा, किमोने कंटेंट मतलब एक तरह से अपना दावा किया, फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड हेंस द ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, मोस्ट चेंजेस एट द लेवल ऑफ डीएनए एंड अमीनो एसिड्स डू नॉट इम्पैक्ट द फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। डीएनए में और अमीनो एसिड्स में जो ढेर सारे चेंज होते हैं, एवोल्यूशन वाले चेंज होते हैं, उससे फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, अभी आप तीनों यहाँ पर, आप बीसीए करके स्टॉक मार्केट की पढ़ाई कर रहे हैं, आप अभी 10th में हैं, आप अभी सोच रहे हैं क्या करेंगे, आप अपनी स्कूल की पढ़ाई कर, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म में भी सोचा नहीं। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ आप लोग करते हैं जिसका लॉन्ग टर्म असर होगा। फ़िलहाल न्यूट्रल है लेकिन उसका लॉन्ग टर्म असर होगा। आप फिल्में देखते हैं, आप भी फिल्में देखते हैं, आप भी फिल्में देखती होंगी या इंस्टाग्राम देखती होंगी या कुछ और करती होंगी। ऐसे ही जो डीएनए है वो कुछ न कुछ करता है, बॉडी में कुछ नया करता है। जो अमीनो एसिड्स हैं हमारे अंदर में, वो भी कुछ न कुछ करता है, लेकिन इस वजह से जो कुछ करता है अंदर अंदर चुपके उससे उसका फंक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप टीवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, उससे आपके फंक्शन पे, मतलब आपका इस घर में जो भी फंक्शन है, एक बेटे का फंक्शन, एक फ्रेंड का फंक्शन, जो भी है, वो इम्पैक्ट नहीं होता, वो काम चलता रहता है। ऐसे ही बोल रहे हैं कि उनका भी फंक्शन इम्पैक्ट नहीं होता। ही कंटेंटेड दैट अ स्मॉल नंबर ऑफ म्यूटेशंस आर फेवरेबल एंड नेचुरल सिलेक्शन प्रिजर्व्स देम। अब कुछ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप मुझसे पैसे मांगे, पापा ने मेरे साथ बहुत ही अनकॉन्शियसली किताबें खरीदने दिया। वैसे बोलते थे कि स्कूल की पढ़ाई करो, लेकिन अगर मैं कभी चुपके से कुछ पैसे चोरी करके बुक ले आता था, ओशो की या किसी और की बुक, तो फाड़ के नहीं फेंकते थे, अलाउ कर देते थे। उसी में से मेरा बुक्स में इंटरेस्ट है आज तक। पापा का इंटरेस्ट नहीं है बट मेरा है। कह रहे हैं जो छोटे थोड़े म्यूटेशंस होते हैं डीएनए में, डीएनए कुछ करता रहता है और कुछ करने की वजह से डीएनए में क्या होता है, उसका फंक्शन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। म्यूटेशन डीएनए के अंदर की चीज़ है। जैसे आपका फिल्में देखना आपकी पर्सनल चीज़ है। अगर आप स्टॉक की पढ़ाई कर रहे हैं या आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, या जैसे हमारा देवांश है, वो बड़े पॉडकास्ट देखता है स्टॉक वालों का, तो जो भी चीज़ आप पर्सनली कर रहे हैं उससे आपके घर में, आपके फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ऐसे ही डीएनए में कुछ चेंजेस होते हैं, उसको बोलते हैं म्यूटेशन, और उसमें से कुछ म्यूटेशंस होते हैं जो फेवरेबल होते हैं। जैसे पापा ने मुझे बुक्स खरीदने दिया और पढ़ने दिया, एंड नेचुरल सिलेक्शन प्रिजर्व्स देम। और फिर नेचर क्या करता है, अच्छा ये ट्रेड तो कमाल का है, अच्छा है, उसने ऐसे कुछ चेंज किया और उसमें से एक बड़ा काम का था, उसको अगले स्पीसीज़ में डाल दिया, अगले वाले जनरेशन में डाल दिया। इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर ने उसको सेलेक्ट किया और आगे डाल दिया। सम म्यूटेशंस आर रिजेक्टेड बिकॉज दे आर हार्मफुल। कुछ म्यूटेशंस ऐसे हैं
जो नेचर को दिखाई दिया ये काम का नहीं है, इसको फेंको। बट मोस्ट म्यूटेशंस डोंट रियली अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म, लेकिन ज़्यादातर म्यूटेशंस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट नहीं करते। अकॉर्डिंग टू किमुरा मोस्ट म्यूटेशंस आर न्यूट्रल। किमुरा के हिसाब से ज़्यादातर जो म्यूटेशंस होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब न गाड़ी को आगे ले जाता है न पीछे ले जाता है, वहीं का वहीं रखता है। विच कॉजेज रोबस्टनेस इन द ऑर्गेनिज्म। इसी से ऑर्गेनिज्म में रोबस्टनेस होती है। आपके लेवल पे, ह्यूमंस के लेवल पे अपनी रोबस्टनेस को बढ़ाने का तरीका क्या है? रीडिंग, ट्राइंग टू फाइंड आउट, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग, हमेशा अवेयर रहना। जैसे मैंने फिल्म मेकिंग की किताबें पढ़ी, लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि मेरा उस पर पूरा इंटरेस्ट खत्म हो गया है। मैं तो अभी भी चाहता हूँ फिल्म बनाना, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करूँगा। वो एक तरीके से न्यूट्रल थ्योरी थी। वो न्यूट्रल आपका एक्टिविटी था। न्यूट्रल डीएनए के लेवल पे न्यूट्रिशन होता है। अगर उसमें से कोई काम की चीज़ आपने सीखी होगी तो आगे यूज़ करेंगे आप। कोई होगा मेरे अंदर, और कोई फालतू की चीज़ है तो वो चीज़ आप छोड़ देंगे। ये तो ऐसे ही जैसे हम लोग 10 किताबें खरीद के ले आए, जो अच्छी किताब होगी पढ़ेंगे, जो बेकार होगी हम छोड़ ही देंगे। नेचर भी ऐसे ही करता है, 10 अलग अलग म्यूटेशंस ट्राई करता है। जो न्यूट्रल है उसमें से जो एक आध काम की है उसको बचा के आगे यूज़ करेगा, और जो नुकसानदायक है उसको डिस्कार्ड कर देगा। सो हाउ डज न्यूट्रल म्यूटेशन लीड टू एवोल्यूशन। तो सवाल ये उठता है कि ये जो न्यूट्रल म्यूटेशन है उससे एवोल्यूशन कैसे होता है। आप लोगों को समझ में आ गया एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन मतलब स्पीसीज नई नई आती हैं, सर्वाइव करती हैं। While a neutral change does not alter the primary function, it can alter secondary function, thereby becoming the source of future innovation. जब आपके डीएनए में न्यूट्रल चेंज होता है तो उसका आपके डीएनए का प्राइमरी फंक्शन तो नहीं बदलता, लेकिन सेकेंडरी फंक्शन ज़रूर बदलता है, और इसी तरह से फ्यूचर इनोवेशंस होते हैं। ये सेकेंडरी फंक्शन क्या है? जो मेन नहीं है। जैसे आप लोगों का, हम लोग बोलते हैं ना, पढ़ाई मेन है। आप जब पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए नौकरी मेन होगी। जब नौकरी हो जाएगी, आप शादी कर लेंगे, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो हम आपको बोलेंगे मेन काम है अपने बच्चे की देखभाल करना, अपने परिवार की देखभाल करना, वो मेन काम है। ऐसे ही डीएनए का कुछ मेन फंक्शन है, और जब वो म्यूटेशन करता है तो उसमें कुछ सेकेंडरी फंक्शन है, और उस सेकेंडरी फंक्शन से फ्यूचर के इनोवेशंस होते हैं। इसलिए अगर आप लोग कोई किताब पढ़ते हैं, जैसे मेरे साथ ये गए, लखनऊ गए, वहाँ पर पूरा जो वकील के साथ बैठे थे, वहाँ कोर्ट में जो कुछ भी हैं वो एक तरह से सीख रहे हैं, सीखा इन्होंने, वो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। फ्यूचर में जो शुरू में लगता है बिल्कुल कोई काम का ही नहीं है, न्यूट्रल है। अच्छा, लेट्स से जीन ए हैज़ प्राइमरी फंक्शन एफ। समझने के लिए बोलते हैं, मान लीजिए आपके अंदर में कोई जीन ए है, इसका मेन काम है एफ। Owing to mutation, जीन ए बिकम्स बी। अब जीन ए में कुछ म्यूटेशन हुआ और वो बी बन गया। बट सिंस इट्स रोबस्ट सिस्टम, जीन बी कंटिन्यूज टू परफॉर्म फंक्शन एफ। अब चूँकि रोबस्ट सिस्टम है तो अपना काम तो नहीं छोड़ता। जैसे आप नौकरी कर रही हैं लेकिन फिर भी आप घर में काम तो करती हैं। ऐसे ही जीन बी बन गया है, वो बदल गया है, लेकिन अपना प्राइमरी फंक्शन एफ छोड़ता नहीं है। बट जीन बी अफेक्ट्स द सेकेंडरी फंक्शन। लेकिन जब वो जीन बी बन गया तो उसकी वजह से एक सेकेंडरी फंक्शन उसके अंदर में आ गया, उसका नाम रखा है एफ एस, एक और फंक्शन एक्स्ट्रा। एफ एस डज नॉट ऑल्टर द फिटनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बट इट कैन बी यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स डिसेंडेंट्स फॉर अ कम्प्लीटली न्यू फंक्शन, देयर बाय लीडिंग टू एवोल्यूशन। मैंने देखा है पापा में और मेरे में जो मेजर डिफरेंस पिछले कुछ सालों में देखा है, मैं लोगों को सुनता हूँ लोगों को समझने के लिए कि आखिर ये आदमी जो कर रहा है क्यों कर रहा है। और पापा को मैंने देखा है जब भी कहीं जाते हैं लोगों को सुनते हैं, लेकिन समझाने के लिए कि मैं क्या करता हूँ और क्यों करता हूँ। अब यहाँ कह रहे हैं एफ एस जो फंक्शन है डज नॉट ऑल्टर द फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। उससे ऑर्गेनिज्म का फिटनेस तो फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब एज इट इज़ जिंदा रहता है ऑर्गेनिज्म, लेकिन उसके डिसेंडेंट्स, उसके बच्चों में नया फंक्शन आ जाता है, देयर बाय लीडिंग टू एवोल्यूशन, और इसी तरह से एवोल्यूशन हो जाता है। Thus, although the genetic code was robust because A gene changing into B did not affect the function F। अब देखिए यहाँ पर robust किसको बोल रहे हैं? जेनेटिक कोड was robust। एक कोड था, उस कोड का काम था, मान लीजिए VLC प्लेयर है। VLC प्लेयर जानते हैं क्या है? क्या
अच्छा, वीडियोस रन करते हैं। वीडियोस देखते हैं आप। अब वीएलसी प्लेयर वीडियोस देखता है और वीडियोस आप देख सकते हैं, लेकिन वीएलसी प्लेयर बदल करके टीएलसी प्लेयर हो गया। वो अभी भी वीडियोस प्ले कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या पता उसमें कोई ऐसा फीचर आ गया आप कॉल भी कर पा रहे हैं। लेकिन भैया हम जब पिक्चर देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, तो हमको कॉल करने की क्या ज़रूरत है? चिंता मत करो, फ्यूचर में आएगा काम। ये खास तौर से उनके लिए जो डायरेक्टर्स हैं, वो कोई फिल्म देख रहे हैं और उसमें फिल्म में जितने भी कैरेक्टर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं, उनका नाम नंबर तुरंत उसमें से कॉल हो सकता है। तो वो डायरेक्टर्स लाखों रुपए का वो प्लेयर ले लेंगे। हाँ, तो ये जो एक ही जीन का म्यूटेशन हुआ और वो डबल डबल काम कर पा रहा है, इसकी वजह से उसको रोबस्ट बोला जा रहा है कि एक ही बच्चा है, वो घर में खाना भी बना पा रहा है, खूब तारीफ हुई थी अमन की, खूब साफ सफाई रखता था और नौकरी भी कर पा रहा है। और शीश को तो खूब बिगाड़ा था उसने, जब देखो तब आइसक्रीम ले लो भैया, मेरे भैया 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 10 ऑल, अच्छा, और अलाउड द फंक्शन टू इवॉल्व। और इस तरह से एक नया फंक्शन इवॉल्व होता है जीन्स में से। द रोबस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम इवॉल्वेबिलिटी कम्स फ्री। कह रहे हैं ये जो बायोलॉजी का सिस्टम है उसमें एवोल्यूशन फ्री में आता है। लेट्स नाउ रिटर्न टू द सी अर्चिन एग्जाम्पल। तो आइए अब हम सी अर्चिन के एग्जाम्पल पे आते हैं। टी एंड ई have maintained their body plans robustness while changing their development cycle through neutral mutation over millions of years। एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ बड़ी मम्मी, हम दोनों ही डॉक्टर्स हैं, MBBS MD हैं। अब हम दोनों को लगता है कि हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, टेस्ट वेस्ट करते हैं, लेकिन कभी भी पेशेंट जब हमसे पूछता है डॉक्टर साहब दवाई क्या करें, आज ही एक पेशेंट बेचारा बहुत ज़ोरों से, उसको बुखार था बहुत ज़ोर से, वहीं बाहर लेटा हुआ था, मैं उसको गया टच किया तो बॉडी जल रही थी, मैंने उसको एक कॉम्बीफ्लेम दिया, फिर वो मुझसे बोलता था डॉक्टर साहब दवाई लिख दीजिए, लेकिन मैं दवाई लिखता ही नहीं हूँ, मतलब मैं तो रेडियोलॉजिस्ट हूँ, दवाई तो वो लिखेगा जो डॉक्टर उनका है। मैंने पूछा किसको दिखा रहे हो, बोलता है गांव से डॉक्टर साहब कहे थे जाओ वहाँ दिखा लो, जांच करा लो और वहीं पर किसी से दवाई लिखवा लेना। फिर मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि मैं इसको दवाई नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। तो मैं भी अब क्लिनिशियन बनना चाहता हूँ, कम से कम मेरे पास बुखार का पेशेंट आए तो मैं उसको दवाई देना चाहता हूँ। डॉक्टर रिम्पी भी क्लिनिशियन बनना चाहती है। अब हम दो तरीके से डॉक्टर बन सकते हैं। एक जैसे वो उन्होंने नीट पीजी का एग्ज़ाम दिया और वो जाएंगी 3 साल के लिए पढ़ाई करके आएंगी, और मैं बोलूँगा भाई मेरे इतनी हिम्मत नहीं है 3 साल के लिए कहीं और जाकर नौकरी करने की, तो मैं खुद ही किताबें पढ़ूँगा और किसी से फंस जाऊँगा, डॉक्टर से पूछ लूँगा और धीमे धीमे खुद ही पढ़ूँगा। ये 2 तरीके हैं डॉक्टर बनने के। यहाँ पर कह रहे हैं जो अर्चिन्स होते हैं उसमें 2 अर्चिन हैं टी और ई, और दोनों का बॉडी प्लान सेम है, जबकि उनका डेवलपमेंट साइकिल न्यूट्रल म्यूटेशंस से हुआ है मिलियंस ऑफ ईयर्स में। दोनों अलग अलग हैं, एक टी है और एक ई, और मेन डिफरेंस क्या था पता है? दोनों सी अर्चिन में बहुत बड़ा डिफरेंस था। देखने में दोनों सी अर्चिन सेम दिखाई देते हैं, लेकिन जो टी है और ई है दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या था, कुछ याद है? एक पानी में रहता है, घर उनके बच्चे पैदा करने में। एक अंडे देता है और एक इंसान। एक लार्वा देता है और एक अंडे देता है। एक मतलब जैसे आदमी बच्चे पैदा करते हैं वो, और एक, हाँ, अंडे नहीं देते। कितना बड़ा डिफरेंस है। सोचिए हमारे घर में एक शिरीष और एक वैभव, एक अंडा दे रहा है और एक बच्चा पैदा कर रहा है। भाई कमाल हो गया। चलो गरिमा और श्रद्धा हो जाएगी। तो दोनों का डेवलपमेंटल साइकिल डिफरेंट है जो पिछले मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 16 of 32 सेल्स ऑफ टी एम्ब्रियो बिकम्स एक्टोडर्म, द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। एग्जाम्पल के लिए 32 में से 16 सेल्स जो टी एम्ब्रियो होते हैं, एम्ब्रियो समझते हैं क्या होता है? नहीं, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जो सेल बनता है वो जाइगोट कहते हैं, उसका पहला जो प्रोसेस जो पहला उसके बाद का होता है वो एम्ब्रियो बनता है। हाँ, जब एकदम शुरू में अल्ट्रासाउंड आता है हमारे पास बच्चे का, तो जब हमको दिखता है तो वो एम्ब्रियो होता है, उसमें हार्ट बीट भी नहीं आती। सिर्फ 2 सेल्स होते हैं जो फर्टिलाइज हुए। हाँ, तो कह रहे हैं एम्ब्रियो में से 32 में से 16 सेल क्या होते हैं, बिकम एक्टोडर्म। एक्टोडर्म मतलब स्किन का आउटर लेयर। स्किन का आउटर लेयर। Whereas 26 out of 32 ई एम्ब्रियो सेल्स डू सो। और वहीं पर जो ई वाले हैं उसमें से 32 में से 26 एक्टोडर्म बनते हैं।
The sea urchin's body structure have stayed robust to multiple changes in embryonic development. तो ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है सी अर्चिन्स का, इतना सब बदलाव होने के बावजूद एज इट इज़ है. दोनों को आप देखेंगे पहचान नहीं पाएंगे कि ई है कि टी है. एज अ रिजल्ट दे हैव एक्सप्लॉइटेड कंप्लीटली न्यू इकोलॉजिकल नीश एंड नॉवल वे ऑफ लाइफ. लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग तरीके से बच्चे पैदा करते हैं तो अलग अलग जगहों पर सर्वाइव कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट दे हैव एक्सप्लॉइटेड मतलब ओवर यूज कर लिया है, फ़ायदा एक्सप्लॉइट किया है मतलब उसका फ़ायदा उठाया है. कंप्लीटली न्यू इकोलॉजिकल नीश, नए नए जगहों पर इकोलॉजिकल नीश को, एंड नॉवल वे ऑफ लाइफ, और नए तरीके से जिंदा भी रह रहे हैं वो. फॉर एग्जाम्पल ई इज़ एबंडेंट इन डीप सी एंड पोलर लैटिट्यूड्स. एग्जाम्पल के लिए जो ई अर्चिन है वो बहुत गहरे समंदर में और पोलर लैटिट्यूड्स पे रह सकता है, whereas टी cannot survive. This is because E develops directly and does not need to go through larval stage, critically dependent on the plankton for survival. बेचारा टी वाला गहरे समंदर में या पोलर एरियाज में नहीं सर्वाइव कर पाता, क्योंकि वो जिस तरीके से बच्चे पैदा करता है लार्वल स्टेज पे, वो नहीं बच पाते. जैसे इवन जो इंसानों के बच्चे होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं. 1 साल में उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. वो जिस देश का, हाँ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, सॉरी. तो ऐसे ही जो इनके बच्चे भी होते हैं लार्वाज, वो डीप सी में नहीं बच पाते, लेकिन ई वाले बच पाते हैं. समथिंग सिमिलर हैज़ बीन हैपनिंग एट मैकेंजी ओवर द पास्ट सेंचुरी. ऐसा ही कुछ मैकेंजी में हो रहा था पिछले 100 सालों में. टुडेज मैकेंजी bears no resemblance to Marvin Bower's McKinsey in terms of geographical presence, organization process, type of work and breadth of expertise. कह रहे हैं आजकल का जो मैकेंजी है वो मार्विन बोअर के ज़माने का नहीं है. उस ज़माने में जो मैकेंजी था एक ख़ास जगह में ही था, जियोग्राफिकल प्रेजेंस. अब कहाँ पर है मैकेंजी? पूरी दुनिया में है. उसका जो प्रोसेस था ऑर्गेनाइजेशन का मैकेंजी का, उस ज़माने में अलग था, अब का अलग है. उसके जो क्लाइंट्स थे पहले वो अलग थे, अब अलग हैं. और ब्रेड्थ ऑफ एक्सपर्टाइज मतलब जितना अलग अलग एक्सपीरियंस इनके पास एक्सपर्टाइज है वो पहले बहुत कम था, अब बहुत ज़्यादा है. बट एट सम फंडामेंटल लेवल ऑफ कल्चर, वननेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वर्किंग विथ CXOs, द फर्म हैज़ रिमेन्ड स्टबर्नली बोवर्स्क. लेकिन कुछ चीज़ है जो बिल्कुल नहीं बदली. मैकेंजी में तब भी वैसी थी, आज भी वैसी है. क्या क्या चीज़ें नहीं बदली? कल्चर, वननेस. हम सब मैकेंजी वाले हैं. जो लोग भी देखिए, पुलक प्रसाद खुद बोलते हैं मैंने मैकेंजी में काम किया, उनको बड़ा प्राउड है. प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और बड़े बड़े लोगों के साथ में काम करना, CXOs के साथ में काम करना, वो भी इनका एज इट इज़ मेंटेन्ड है. दिस है रिमेन्ड स्टबर्नली बोवर्स्क. ये आज भी बोवर्स्क मतलब जो मार्विन बोअर ने जिस समय कंपनी बनाई थी वैसी की वैसी है आज भी. दिस हैज़ चेंज्ड, इट हैज़ चेंज्ड विदाउट चेंजिंग. तो इस तरह से मैकेंजी बदल गया, लेकिन फिर भी बिना बदले बदला. दिस इज़ वॉट वी सीक एज ओनर्स इन आवर बिजनेस. और यही चीज़ हम भी चाहते हैं अपने बिजनेस में. द एबिलिटी टू कीप इवॉल्विंग विदाउट स्टेइंग रोबस्ट, वाइल स्टेइंग रोबस्ट. हम भी चाहते हैं कि हम इवॉल्व होते रहें, लेकिन साथ ही साथ रोबस्ट भी रहें. इस चैप्टर में मेन यही था कि कैसे आप बदल सकें बिना बदले. तो ये बहुत कमाल का चीज़ है. सिंपल सा अगर इन्वेस्टमेंट में, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको और समझाएगा. लाइफ में आप कुछ ऐसी न्यूट्रल चीज़ें करना शुरू करिए जो अभी काम में नहीं आ रहा है लेकिन फ्यूचर में आएगा. जैसे श्रीश करते हैं, वो मेरा तो बेचारा मर रहा है, डुओलिंगो. इनका डुओलिंगो ज़िंदा रहता है. बहुत जल्दी जाएंगे उससे, ध्रुव राठी से मिलेंगे अगर जर्मन सीख लिया तो. आप क्या करती हैं? आप कौन सा म्यूटेशन ट्राई करती हैं सीक्रेटली? कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप बोल सकते हैं कि मैं इसको स्टडी कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, अभी उसका बहुत यूज़ नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूज़ हो सकता है. आपका तो शेयर मार्केट पढ़ाई है, मेन ही पढ़ाई है. कोई सीक्रेट म्यूटेशन बताइए. चलिए कोई सेक्स की पढ़ाई करना. ओ, सेक्स की पढ़ाई फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हैं. चलिए, कम से कम आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, खुश रहेंगे आप. गरिमा जी कुछ नहीं,
फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, म्यूटेशन ख़त्म कर देगा आपको। एवोल्यूशन में आप इसके अंदर सारे एवोल्यूशन के बीच खाली बैठे हैं, इसी औरत तो में भी सीख रही हूँ। हम मैं और वहाँ पर जा रहे थे, जब मैं और ये जा रहे थे गाड़ी में, तो हम लोग किस बात पे गरिमा का नाम ले रहे थे। एक कमाल की बात थी, उसमें याद आया था, क्या बोला था मैंने गरिमा के लिए, गरिमा इस जगह होती तो ये करती कुछ यार। इसने कॉल करके पूछा था फोन के बारे में, फोन का रेट पूछ रही थी। हाँ, गरिमा ने फ़ोन करके पूछा मम्मी जी का फ़ोन कितने का है। मैंने कहा हे राम, ये लड़की जो है इसको मैनेज नहीं कर पा रही है। मम्मी को कि बता वो मेरे से कल रात मतलब उसके 2 दिन पहले अगर मुझसे मम्मी ने पूछा होता ये फ़ोन कितने का है, तो मैंने एक दिमाग में लगा लिया होता। 20,000। आप लोगों को कहानी तो बताई है मैंने। मैं संतोष भैया गए थे लड़का देखने के लिए, बहुत से बच्चे गए थे, मैं और संतोष भैया भी गए थे। मैं तो खासतौर से अपना ट्यूशन से भागने के लिए गया था। सरकार मैडम पढ़ाती थी शाम को, तो सुबह सुबह लड़का देखने जा रहे थे। मुन्ना तुम भी जाओगे? मैंने कहा मैं भी जाऊँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करा, हे भगवान 5 बजे पहुँचे, क्योंकि सरकार मैडम का 4 बजे ट्यूशन होता है। नहीं पहुँचे, टाइम से आए, एकदम 4:30 बजे पहुँचे। मम्मी ने कहा ट्यूशन चले जाओ। मैंने कहा अब नहीं जाऊँगा, मैम डांटेंगी। खैर, जो मेन स्टोरी वो ये है कि हम लोग गए लड़का देखने के लिए, दीदी के लिए, प्रेमा दीदी के लिए। और वहाँ पर हम सबको अंदर बुलाया गया, खाना वाना खिलाया गया। फिर हमसे पूछा गया दीदी कितना पढ़ी हैं। तो मैंने पहले बोला दीदी वो 12th में पढ़ करके उसके बाद उनका मन नहीं हुआ, छोड़ दिया। तो मेरे से बड़े संतोष भैया बोलते नहीं, 10th में 2 बार फेल हुई थी इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा यार बेइज्जती करा रहा है। फिर जब मैं बाहर आया, मैंने कहा आप बोल नहीं सकते थे कि 12th छोड़ दिया मन करके। बोलते नहीं। मैंने कहा तब तो बेइज्जती हो जाएगी दीदी की। बोलते हैं दीदी 8वीं में 2 बार, 9वीं में 1 बार फेल हुई है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से बढ़ा के बताया। मैंने कहा भैया जब झूठ ही बोल रहे थे तो मेरी वाली झूठ, हाँ पूरा अच्छा झूठ बोलते जैसे मैंने बोला, और फेल वेल होने की क्या बात कर रहे हो। तो नहीं मैं सोच रहा हूँ मेरी बात तो कटी, मैं तो झूठा साबित हुआ ही, इसलिए वहाँ उस घर में शादी भी नहीं। बाद में वहाँ पर एक बुढ़िया थी, बोलती इस लड़के को पढ़ा लिखा कर भेजा गया है, तो भैया तुम अपना दिमाग लगा कर नहीं बोल सकती थी। मैंने पूछा कि ये कंपनी जानी मानी है क्या, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मम्मी इसको ये जो ये कंपनी है इसके 40-45 हज़ार के भी फ़ोन आते हैं। देखा 40-50 हज़ार के भी फ़ोन आते हैं, लेकिन ये वाला फ़ोन 40-50 हज़ार का नहीं है। नहीं पता है, अभी फोन करा मुझे तो बता रही थी ये फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या दिला दिया है करके बोला। हाँ मुझे पता है, अगर उनको ये पता चल जाता जेन्युइनली कि ये 40-50 हज़ार का फ़ोन है तो खुश रहती। अब मुझे उनको अलग से फ़ोन खरीदवाना पड़ेगा, और वो फ़ोन इफेक्ट करना पड़ता है मम्मी के ऊपर। अगर सब मिल करके एक साथ बोलते ये बहुत, अरे बाप रे बाप ये फ़ोन लाए आप, ये फ़ोन कैसे ले आए, क्यों इतना अच्छा फ़ोन ले आए, इसका तो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, अभी तो मार्केट में आया नहीं, ऐसा कुछ बोलते तो मम्मी खुश हो जाती। बड़ी अम्मी को पता चलता वो वाला फोन है तो इन पे तो हमारे लिए हम तो है। तो भैया थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज़ करके एवोल्यूशन करो, नहीं तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे तुम। ठीक है, चलो कल पढ़ते हैं और मुश्किल।